जैसा कि आपने आज हेडिंग से देख लिया होगा कि आज अपन किस वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, संगम वंश के बारे में अध्ययन करने वाले। आपको पता है इससे पहले हम मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपन संगम वंश के बारे में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे इतने राजाओं का नाम कैसे याद रखेंगे, तो मैं आज आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक आपको उसी समय राजाओं के नाम और उसके क्या क्या कार्य थे सारे आपको याद हो जाएंगे। तो अपन याद करें दक्षिण भारत। जी हाँ, संगम वंश कहाँ का था? दक्षिण भारत का था। संगम वंश की स्थापना किसने की? पहला पॉइंट ये उठता है और परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि संगम वंश की स्थापना किसने की। तो आपको याद रखना है कि संगम वंश की स्थापना हरिप्रथम व बुक्का दोनों भाइयों ने की। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे नोट लगाकर कि हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर संगम वंश की स्थापना की। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा। संस्कृत भाषा का शब्द है संगम और इसका अर्थ सभा होता है, लेकिन उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। संगम वंश इसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि संगम, हरि और बुक्का दोनों के जो पिताजी थे उनका नाम संगम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? संगम वंश पड़ा। अब अपन जानते हैं हरि और बुक्का कौन थे। तो जी हाँ, हरि और बुक्का को दक्षिण भारत से, ये दक्षिण भारत में थे, इन दोनों को हरि और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो उत्तरी भारत का क्या था? राजा था। दिल्ली का क्या था उस समय? राजा था। तो हरि और बुक्का दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ? दक्षिण भारत से पकड़कर कहाँ लेकर चला जाता है? दिल्ली लेकर चला जाता है। और हरि और बुक्का दोनों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम उन्हें सजा देता है और उसके बाद में हरि और बुक्का दोनों कौन सा धर्म अपना देते हैं? मुस्लिम धर्म अपना देते हैं। तो अपन ने एक चीज़ सीखी कि हरि और बुक्का दोनों को कौन लेकर चला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक लेकर चला जाता है। कहाँ लेकर चला जाता है? दक्षिण भारत से कहाँ लेकर चला जाता है? दिल्ली लेकर चला जाता है। और तथा ये दोनों मुस्लिम धर्म अपना देते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को अपना सैनिक बना दिया और सैनिक बनाकर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्हें वापस कहाँ भेजता है? दक्षिण भारत भेज देता है। मतलब अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत, कर्नाटक उधर वाला हिस्सा, तो वहाँ पर इन दोनों भाइयों को भेज देते हैं। फिर ये दोनों भाई क्या करते हैं कि जब दक्षिण भारत आते हैं तो एक उन्हें गुरु मिलता है जिसका नाम है विद्यारण। क्या नाम है? विद्यारण। आप ये नोट भी लिख देना, आपको याद रहेगा कि हरि और बुक्का दोनों भाइयों के जो गुरु मिलते हैं वो मिलते हैं विद्याधरण। विद्याधरण से जब उन्हें मिलते हैं और उनसे प्रभावित होकर वे वापस मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना देते हैं। तो हाँ, जब उन्हें विद्याधरण से मुलाकात होती है तो वे वापस कौन से धर्म को अपना देते हैं? हिंदू धर्म को अपना देते हैं। अब वह हिंदू धर्म को अपनाने के बाद में अपने एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम आपने पहले ही पढ़ लिया है, संगम वंश। क्या नाम था? संगम वंश। तो दोनों भाइयों ने मिलकर अब कौन से वंश की स्थापना कर दी है? संगम वंश की स्थापना कर दी है। और इस वंश का नाम संगम किस लिए पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम था। अब देखिए, संगम वंश के जो प्रथम राजा थे वो आपको मैंने बता दिया है, हरिहर प्रथम था। यह राजा कब बनते हैं? तो 1336 में राजा बनते हैं और 20 साल तक अपना राज्य चलाते हैं और 1356 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1336 में इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। मैं इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ। विजयनगर आपको एक सन से याद रखना है कि 1336 में इन्होंने, किसने? हरि और बुक्का ने दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ विजयनगर। अब देखिए, हरि और बुक्का जब दक्षिण भारत में आते हैं तो सर्वप्रथम वह अपनी जो राजधानी बनाते हैं उसका नाम होता है अन्नेकोंडी। क्या नाम होता है? अन्नेकोंडी। यहाँ पर अन्नेकोंडी, कौन सी? अन्नेकोंडी। अन्नेकोंडी को अपनी राजधानी बनाते हैं, लेकिन यह राजधानी उन्हें परिवर्तन करनी पड़ती क्योंकि जो अन्नेकोंडी थी वह सुरक्षित नहीं थी क्योंकि वह नदी के मुहाने पर थी और उस पर कोई भी राजा हमला कर सकता था। इस कारण उन्होंने अन्नेकोंडी को अपनी राजधानी हटाकर किसे राजधानी बना देते हैं? विजयनगर को अपनी राजधानी बना देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात पहले याद रखनी है कि संगम वंश की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? अन्नेकोंडी थी, लेकिन वह सुरक्षित ना होने के कारण उसे परिवर्तन करके आपको पता है कौन सी राजधानी स्थापित कर देते हैं? विजयनगर। विजयनगर वर्तमान में कहाँ पर है? मैंने आपको बताया है कि यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, लेकिन विजयनगर का आज वर्तमान में विजयनगर नाम ना होकर क्या नाम है? हम्पी है। क्या नाम है? हम्पी। जी हाँ, इसे हम्पी कहते हैं आज वर्तमान में। और हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि हम्पी किसे कहा जाता है? विजयनगर को कहा जाता है। और जो हम्पी है उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है।
तो आपको हरिहर के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए हरिहर प्रथम या अपन कह सकते हैं संगम वंश का जो प्रमुख दुश्मन था वो कौन सा वंश था? बहमनी वंश। कौन था? बहमनी वंश। बहमनी वंश के जो राजा थे वो बहमनी शाह थे। कौन थे? बहमनी वंश। जी हाँ, अपन कह सकते हैं संगम वंश के जो प्रमुख दुश्मन था वो कौन था? बहमनी वंश। यह भी दक्षिण भारत से थोड़ा सा ऊपर स्थित था, मतलब अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत का ही एक वंश था, बहमनी वंश, जो मुस्लिम वंश था। और आपको पता अभी मैंने बताया है कि हरि और बुक्का कौन से वंश के हो गए? हिंदू वंश के हो गए। तो इन दोनों के आपस में दुश्मनी हो गई। दुश्मनी होने का कारण यह था कि बहमनी वंश उत्तरी भारत में नहीं जा सकता था, क्योंकि आपको पता है उत्तरी भारत में दिल्ली आता है जो पूरे भारत पर अधिकार था एक तरीके से और मजबूत राज्य था। तो बहमनी वंश भी कहाँ नहीं जा सकता था? उत्तरी भारत में नहीं जा सकता था। इसलिए वो किस पर हमला करेगा? संगम वंश पर हमला करेंगे, क्योंकि संगम वंश उसके जस्ट नीचे दक्षिणी भारत में है। सेकंड नंबर जो संगम वंश है वह भी उत्तरी भारत में नहीं जा सकता और ना ही दक्षिण भारत में जा सकता है, मतलब उससे और नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे हिंद महासागर आ जाता है। यहाँ दक्षिणी भारत में कौन आ सकता है? हिंद महासागर आ जाता है। तो ये और नीचे तो जा नहीं सकते, तो ये कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाना, अपना राज्य का विस्तार कहाँ चाहेंगे? ऊपर। और ऊपर जाएंगे तो इससे किससे युद्ध करना पड़ेगा? बहमनी वंश के बहमन शाह से युद्ध करना पड़ेगा। तो इन दोनों की आप कह सकते हो कि दुश्मन हो गए, और अपन कहेंगे दक्षिण भारत के जितने भी वंश पढ़ेंगे उन सब की दुश्मनी बहमनी वंश से है। अपन जितने भी राजा पढ़ेंगे उन सब के दुश्मन, एक तो आप याद ही रख सकते हो कि उन सब का दुश्मन कौन है? बहमनी वंश है, अपन कह सकते हैं बहमन शाह है। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया है हरिहर के बारे में। हरिहर प्रथम क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि आप इसके बाद में हरिहर द्वितीय भी था इस राज्य में, इसलिए अपन इसका नाम हरिहर प्रथम रखते हैं। हरिहर प्रथम ने 20 साल तक राज्य किया। 1336 से प्रारंभ हुआ और 1356 तक इसने राज्य किया। अब देखिए, अपन अधिकतर ये पढ़ते हैं कि किसी राजा की मृत्यु होने के बाद में उसका पुत्र राजा बनता है, लेकिन यहाँ संगम वंश में ऐसा नहीं हुआ। हरिहर प्रथम की मृत्यु होने के बाद में जो राजा बना वो कौन बना था? उसका भाई बुक्का। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हरिहर प्रथम व बुक्का दोनों क्या थे? भाई थे, और उन्होंने ही संगम वंश की स्थापना की थी। और हरिहर की मृत्यु होने के बाद में जो राजा बनता है वो उसका भाई बुक्का राजा बनता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि बुक्का का एक पुत्र था जिसका नाम था कंपन, और कंपन ने मदुरा, कौन सा? मदुरा, यहाँ दक्षिण भारत का सबसे नीचे वाला हिस्सा मदुरा, तो मदुरा पर उसने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? तो अपन कह सकते हैं बुक्का का जो पुत्र था जिसका नाम था कंपन। और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कंपन की जो पत्नी थी जिसका नाम था गंगा, क्या नाम था? गंगा नदी से आप याद रख सकते हो, गंगा। और गंगा ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी गंगा मधुरा, क्या रखी थी? गंगा मधुरा। उस किताब में ये जानकारी मिलते हैं कि बुक्का का जो पुत्र कंपन था, बुक्का का जो पुत्र कंपन था उसने मधुरा पर विजय हासिल की थी। अब देखिए, बुक्का राजा बनता है हरिहर के बाद में। ये भी 1356 से 1377 तक ये राजा रहता है। अब देखिए, बुक्का ने जो उपाधि धारण की, आपने उपाधि बहुत पढ़ी, मैंने समुद्रगुप्त के बारे में, नेपोलियन के बारे में, महाराजा धीराज के बारे में, महाराजा के बारे में, काफ़ी उपाधियों के बारे में आपको जानकारी दी। तो इसने, बुक्का ने जो उपाधि धारण की थी वो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अब देखिए, इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण क्यों की? क्योंकि यह हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहता था, और हिंदू धर्म में स्थापित करने के लिए इसने अपनी उपाधि का नाम ही वेद मार्ग रखा। मतलब आपको वेदों के मार्ग पर चलकर ही, उसकी प्रतिष्ठा से ही आप क्या कर सकते हो? आप अपने राज्य का विस्तार कर सकते हो और अपनी जनता को खुश रख सकते हो। हिंदू धर्म के विस्तार के लिए इसने अपनी उपाधि का नाम भी इस प्रकार रखा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अब देखिए, इसकी उपाधि आपको पता चल गई। अब देखिए, कृष्णा नदी वह बहमदी दोनों से वह विजयनगर के मध्य अपने राज्य की सीमा बनाता है। जी हाँ, यहाँ पर कृष्णा नदी है और उसके पास में कौन है आपको पता है? इसका प्रमुख दुश्मन बहमनी। बहमनी और कृष्णा नदी दोनों से बचने के लिए, बहमनी नदी से भी मतलब कृष्णा नदी से भी बचने के लिए और बहमनी से बचने के लिए विजयनगर के चारों तरफ ये क्या बना देता है? सीमा बना देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? बुक्का बनाता है। तो इसके लिए वो विजयनगर के लिए क्या बनाता है? सीमा बनाता है। एक तो वो कृष्णा नदी से, मतलब जो भी आएंगे हमलावर वो कृष्णा नदी से आएंगे, तो उससे भी बचने के लिए, और सेकंड नंबर जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है जिसका नाम क्या है? बहमनी, उन दोनों से बचने के लिए यह कौन? बुक्का ने क्या बनाई? सीमा बना दी। अब देखिए,
बुक्का के बाद में अपन देखो, इन राजाओं के बारे में आपकी किताब में इतना ही जानकारी दी हुई है, तो भी मैं आपको उससे ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखिए, बुक्का के बाद में जो राजा बना वो बना हरिहर द्वितीय। कौन बना? हरिहर द्वितीय। जी हाँ, हरिहर द्वितीय जो राजा बनता है वो बनता है 1379 से 1406 ईस्वी तक। जी हाँ, ये आपकी किताबों से जो एकदम सही डेट है वो मैं आपने लिखी, कई किताबों में ये परिवर्तन डेट है, लेकिन मैं आपके लिए सही डेट लिखी हुई है। तो हरिहर सेकंड, आपने हरिहर प्रथम के बारे में पढ़ लिया जिसने संगम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में अपन ने बुक्का पढ़ा और उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं हरिहर द्वितीय जो राजा बना, ये बना है 1369 से 1406 ईस्वी तक। अब देखिए, यहाँ पर एक उपाधि आएगी और आपको पहले से पता है कि महाराजा धीराज की उपाधि, ये आपने पहले पढ़ी। कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि उपाधि महाराजा धीराज ने और किसने धारण की थी। जी हाँ, अपन ने अभी संगम वंश में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की है? हरिहर द्वितीय ने। और इससे पहले आपने गुप्त साम्राज्य में भी महाराजा धीराज की उपाधि पढ़ी थी। तीसरा राजा बताया था मैंने उसमें, तो आपको पता है कि वो उपाधि किसने धारण की, कमेंट में जरूर बताना। तो हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज, व दूसरी की राज परमेश्वर। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, जो देखो महाराजा धीराज की उपाधि आपको पता है, दूसरी मैं बता रहा हूँ राज परमेश्वर। जी हाँ, राज परमेश्वर उपाधि वह धारण करते हैं जो शिव भगवान के भक्त होते हैं। जी हाँ, शिव भगवान का जो भी मंदिर होगा उसके पीछे ईश्वर शब्द लिखा हुआ आएगा, सोमेश्वर। अब तक नहीं आता? आप शिव भगवान के कोई भी मंदिर देखना, उनके जो मंदिर होंगे उसके पीछे ईश्वर शब्द आएगा। और शिव भगवान के नाम पर कोई अगर उपाधि धारण करे तो उसके पीछे भी क्या आएगा? ईश्वर नाम आएगा। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं राज परमेश्वर, राजा का परम ईश्वर, जिसे अपन राजा अपना परम ईश्वर किसे मानता था? वो शिव भगवान को मानता था। इसलिए उसने जो उपाधि धारण की वो कौन सी की? राज परमेश्वर उपाधि धारण की। अब देखिए, इन्होंने जो अपना राज्य विस्तार किया, इन्होंने अपना दक्षिण भारत में इसको अपना राज्य विस्तार करना था। इन्होंने अपना राज्य विस्तार करने के लिए श्रीलंका पर भी हमला किया, गोवा पर भी हमला किया और चोल वंश के राजाओं से भी उसने क्या किया? युद्ध किया। तो अपन कह सकते हैं कि देवराय सेकंड के समय उसने गोवा पर भी हमला करके गोवा पर भी उसने क्या कर दिया था? कब्जा कर दिया। आपको पता है गोवा बहुत छोटा सा एक राज्य है, ठीक है, उस पर भी देवराय सेकंड ने हमला करके उसने राज्य को, गोवा को जीत लिया और गोवा को किस संगम वंश में मिला दिया। सेकंड नंबर, उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और इधर वाला जो वंश था, आपको पता है दक्षिण भारत में एक वंश और था चोल वंश, उस पर भी उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके उसे भी विजय हासिल की। तो अपन यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हरिहर सेकंड ने गोवा, श्रीलंका और चोल वंश पर आक्रमण करके उसे जीत हासिल कर ली थी, उसे जीत लिया था। तो अपन ने अभी हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ा और आपने इतना सा याद रखना है हरिहर द्वितीय के बाद। अब जो राजा आएंगे वो प्रमुख राजा आएंगे, जो है आपके देवराय प्रथम। जी हाँ, अब देखिए, देवराय प्रथम जो राजा बने वो 1406 ईसा से 1422 ईसा तक राजा बने। अब मैं आपको यहाँ पर देवराय के बारे में थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। जी हाँ, दक्षिण भारत में एक सोनार वंश था और सोनार वंश की एक राजकुमारी थी, ठीक है। सोनार वंश की राजकुमारी से अपन कह सकते हैं देवराय प्रथम, सोनार वंश की राजकुमारी से देवराय प्रथम क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था। लेकिन सोनार वंश के राजा इस पर बात पर राजी नहीं होते तथा सोनार वंश उस पर क्या कर देते? अपन आक्रमण कर देते। किस पर आक्रमण कर देते? देवराय प्रथम पर आक्रमण कर देते। उसी समय उस पर एक व्यक्ति और आक्रमण कर देता है जिसका नाम है फिरोज शाह। जी हाँ, दो आक्रमण एक साथ हो जाता है, एक तो सोनार वंश का आक्रमण होता है और सेकंड नंबर उस पर किसका आक्रमण हो जाता है? फिरोज शाह का। किसका हो जाता है? फिरोज शाह का। तो अपन कह सकते हैं कि सोनार वंश से वो राजकुमारी से वो विवाह करना चाहता है और राजा मानता नहीं, लेकिन उसके ऊपर आक्रमण कर लेता उल्टा, और उसी समय उसके ऊपर दो आक्रमण एक साथ हो जाते हैं और दूसरा आक्रमण हो जाता है उसका फिरोज शाह का। अब क्या होता है कि वह सोनार वंश से तो युद्ध जीत जाता है लेकिन फिरोज शाह से वो युद्ध हार जाता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि देवराय जो प्रथम था वह फिरोज शाह से युद्ध हार गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो फिरोज शाह से युद्ध हारा ही रहा, नहीं, पहले वो फिरोज शाह से युद्ध हार गया लेकिन बाद में वो वापस आक्रमण करता है और वापस फिरोज शाह से जीत लेता है। कुछ समय के लिए दक्षिण भारत पर वापस मुस्लिम का आप कह सकते हो रह जाता है, वंश स्थापित कर देते हैं मुस्लिम, लेकिन देवराय प्रथम वापस आक्रमण करते फिरोज शाह पर और वापस क्या कर देते? दक्षिण भारत में हिंदू वंश स्थापित कर देते। तो एक बार अपन कह सकते हैं कि देवराय प्रथम
सोनार वंश की जो राजकुमारी थी उसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता ने उल्टा किस पर आक्रमण कर देते, देवराय प्रथम पर आक्रमण कर देते। और उसी समय फिरोजा भी देवराय प्रथम पर आक्रमण कर देते और फिरोजा और देवराय मतलब फिरोजा आक्रमण करने के बाद में जीत जाता है और इन देवराय प्रथम और फिरोजा दोनों के मध्य एक संधि हो जाती है। लेकिन ये संधि आपको पता है कुछ समय के लिए चलती है, क्योंकि वापस देवराय प्रथम युद्ध जीत जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देवराय प्रथम के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बता रहा हूँ, तुंगभद्रा नदी पर, यह आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा नदी के जस्ट नीचे जो है नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो आपको यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन याद रखनी है और अपने नोट्स में भी लिखना है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाया था? बांध बनाया था। और बांध बनाकर जो कृषक है, जो अपन कह सकते हैं कृषि करने वाले व्यक्ति है, उनके लिए उन्होंने नदी को क्या कहा? नदी निकाली। मतलब अपन कह सकते हैं तुंगभद्रा नदी पर उन्होंने देवराय प्रथम ने बांध बनाया और सिंचाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसने वहां से क्या निकाली? नदियां निकाली। तो अपन कह सकते हैं कि देवराय प्रथम ने, किसने? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और बांध बनाने के बाद में लोगों के कल्याण के लिए उसने तुंगभद्रा नदियों से छोटी छोटी बांध से नदियां निकाली, जिससे लोग क्या कर सके? कृषि कर सके। और कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन थे? देवराय प्रथम। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि देवराय प्रथम ने कृषि के क्षेत्र को, संगम वंश में कृषि के क्षेत्र को तथा समाज के में विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन थे? देवराय प्रथम। अब देखिए देवराय प्रथम में अपन एक और पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक इटली का एक यात्री आया था जिसका नाम है निकोला कांटी। जी हाँ, निकोला कांटी। अब आपको यहाँ पर याद रखना है ये बात कि जो देवराय प्रथम है उसके समय देखो जो भी विदेश से जो भी यात्री आता है उनके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम फयांग शाह के बारे में भी पढ़ चुके हैं, वो भी आपको पता है कहाँ से आया था, तो अपन उसके बारे में पढ़ चुके। अब अपन पढ़ रहे हैं देवराय प्रथम के बारे में, और अपन पढ़ रहे हैं कि देवराय प्रथम में जो बाहर से, जो इटली से जो आया था, ठीक है, यहाँ पर विजयनगर की यात्रा की थी, भारत की यात्रा की, उसका नाम था निकोला कांटी। जी हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि निकोला कांटी ने बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। जी हाँ, देवराय प्रथम के राज्य में जब कौन आता है? देवराय प्रथम के राज्य में जब निकोला कांटी आता है तब उसने क्या किया? बहुविवाह और सती प्रथा तथा समाज के सुधार के लिए कई नियम बनाए और उसे देवराय प्रथम ने भी माने तथा अपने संगम वंश तथा दक्षिण भारत में उन नियमों को क्या किया था? लागू किया था। वह नियम किसने बनाए थे? निकोला कांटी। सेकंड नंबर देवराय तथा संगम वंश की जो जिसने प्रशंसा की थी अपनी किताब में, वो भी कौन था? निकोला कांटी। जी हाँ, जो ये विदेश से जो यात्री आते थे वो अपनी एक पुस्तक लिखते थे और उस पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी मिलती है और विदेश में भी उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो अपन को जो निकोला कांटी की पुस्तक से अपन को ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने कौन से, आपको पता है, बहुविवाह और सती प्रथा को बंद किया था तथा उसने देवराय की प्रशंसा की और कहा कि संगम वंश दक्षिण भारत में समाज कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य कर रहा है। तो आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना है, निकोला कांटी। जी हाँ, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ दक्षिण भारत, लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास कोई नहीं समझाता है क्योंकि वो थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन आपको मैं आज के आज याद करवा दूंगा दक्षिण भारत का इतिहास। आप बहुत सरल से समझोगे, टेंशन मत लीजिए। आपको पता है राजस्थान का इतिहास समझना अच्छा है, मुगल इतिहास समझना अच्छा है, लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास आप पहली बार पढ़ रहे हो सभी, इसलिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और एक बार में आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में देवराय प्रथम के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है देवराय सेकंड। कौन बनता है? देवराय सेकंड। इसे गज बेटक भी कहते हैं। दूसरी उपाधि बता रहा हूं आपको, पहली उपाधि अपन बता देता हूं मैं आपको, गज बेटक। जी हाँ, गज ये नहीं होता, आपको पता है हाथी, और बेटक का मतलब होता है शिकार करना। तो बेटक भी कह सकते हैं या बेटक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो गज का मतलब होता है हाथी और बेटक का मतलब होता है शिकार करना। दूसरी जो इसने उपाधि धारण की थी उसका नाम है इमाडी देवराय, ठीक है। इसने दूसरी भारत जो उपाधि धारण की, ये अपन कह सकते हैं विदेशी जो यात्री थे उन्होंने उपाधि दी थी, इसलिए इसका नाम था डिमाडी देवराय। क्या नाम था? डिमाडी देवराय। तो एक तो इसकी देवराय सेकंड की कौन सी उपाधि थी? डिमाडी देवराय, और सेकंड थी गज बेटक। और आपको मैंने बता दिया गज बेटक मतलब हाथी का शिकार करने वाला। कौन था? देवराय सेकंड। उसके बाद में देखो देवराय सेकंड के समय एक तेलुगु कवि जिसका नाम था श्रीनाथ,
जी हाँ, देखो देवराय जो सेकंड है उसने एक अपने राज्य में एक कवि प्रतियोगिता रखी और देवराय ने अपने सबसे प्रमुख अपने राज्य का जो कवि था उसे बुलाया, लेकिन उसे भी एक व्यक्ति हरा देता है, उसका नाम है तेलुगु कवि जिसका नाम है श्रीनाथ। जी हाँ, देवराय का जो प्रमुख कवि था, संगम वंश का जो प्रमुख कवि था, उसे जो हरा देता है वो कौन है? तेलुगु वंश का तेलुगु कवि श्रीनाथ। और तेलुगु कवि श्रीनाथ काफ़ी समय तक संगम वंश के कवि रहे। उसके बाद में अपन कह सकते हैं देवराय द्वितीय के दरबार में कवि रहे। कौन रहे? तेलुगु कवि श्रीनाथ। श्रीनाथ जी जो थे, श्रीनाथ थे तेलुगु कवि श्रीनाथ, वह अपन कह सकते हैं देवराय सेकंड के दरबार में काफ़ी समय तक क्या रहे? कवि भी बनकर रहे। और उसने जो कविता की जो प्रतियोगिता थी इतनी बड़ी, उसे क्या किया था? जीत लिया था। उसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि फारस से भी एक राजदूत आया था, अपन कह सकते हैं यात्री आया था, जिसका नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम था? अब्दुल रजाक। अब आप याद कैसे रखोगे कि सर अपन ने अभी तो निकोला कांटी पढ़ा जो देवराय प्रथम के समय आया, अब ये देवराय सेकंड के समय आया। तो आप सबको पता है कि जो भारत है उसके सबसे दूर मतलब आप कह सकते हो इटली आता है, और इटली के बाद में कौन आता है? फारस आता है। फारस आता है मतलब फारस आता है। तो पहले कौन आता है? फारस। उससे बाद इधर कौन आता है? इटली। तो पहले इटली आता है और पहले देवराय प्रथम आता है। कौन आता है? देवराय प्रथम। तो इटली पहले आता है और देवराय प्रथम भी पहले आता है। तो आप देवराय प्रथम से आप याद रख सकते हो कि देवराय प्रथम में कहाँ से आया था विदेशी यात्री? तो इटली से आया था। उसका नाम क्या था? निकोला कांटी था। और देवराय सेकंड मतलब वो कहाँ? दूसरे इटली के बाद में इधर कौन आता है भारत के? तो आपको पता है फारस आता है। और फारस में जो आया था उसका नाम क्या था? अब्दुल रजाक। क्या नाम था? अब्दुल रजाक। तो आप कह सकते हो अब्दुल रजाक किसके समय आया था? तो कह सकते हो देवराय सेकंड के समय। देवराय सेकंड में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो ये तेलुगु जो कवि थे श्रीनाथ, वो इनके दरबारी कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, क्योंकि इन्होंने जो अपन कह सकते हैं तेलुगु भाषा में काफ़ी किताबें लिखी थी। सेकंड नंबर, फारस से जो अब्दुल रजाक थे वो भी कहाँ पर आए थे? देवराय सेकंड के समय विदेश से आए थे यात्रा पर। फिर देखिए यहाँ पर मुसलमानों को मस्जिद निर्माण का स्वतंत्रता थी। जी आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि संगम वंश ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन देवराय सेकंड जब राजा बने तो अपने जो कह सकते हैं राज सिंहासन के एक तरफ कुरान रखते थे और दूसरी तरफ गीता रखते थे, इसलिए इन्होंने मुस्लिम धर्म को भी बढ़ावा दिया तथा मुस्लिम धर्म में भी पहली बार संगम वंश ने जो स्वतंत्रता दी थी वो कौन था? देवराय सेकंड था, जिसने मुसलमानों या मुस्लिम धर्म को अपन कह सकते हैं मस्जिद बनाने और मस्जिद निर्माण की क्या दे दी थी? स्वतंत्रता दे दी थी। अपन देखो सबसे जो संगम वंश का जो सबसे मजबूत राजा था ना वो कौन था? आप कह सकते हो देवराय सेकंड। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं देवराय सेकंड जो था वह संगम वंश का सबसे मजबूत शासक था। तो आपने यहाँ पर पढ़ा इसने क्या कर दिया था? देवराय सेकंड ने आप कह सकते हो मस्जिद निर्माण की भी स्वतंत्रता दे दी थी। अब देवराय सेकंड तक की प्रमुख वंश है संगम वंश, उसके बाद में छोटे छोटे राजा है, आप सिर्फ नाम याद रखो, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है। मल्लिका अर्जुन, जी हाँ, इसका अगला राजा था, उसके बाद में बना मल्लिका अर्जुन जो राजा रहा आपके 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक। जी हाँ, मल्लिका अर्जुन जिसको अपन कहते हैं पौंड देवराय, ठीक है, मतलब छोटा, एक से कह सकते हैं छोटा। तो इसके बाद में अपन कह सकते हैं मल्लिका अर्जुन राजा बना जिसका नाम था पौंड देवराय, ठीक है, पौंड देवराय भी इसको कहते थे। मल्लिका अर्जुन राजा बनता है, इसके बारे में आपके किताब में कोई ज़्यादा जानकारी या दी हुई नहीं है, तो भी मैंने आपको एक नाम बताया है मल्लिका अर्जुन। उसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है विरूपाक्ष द्वितीय। क्या नाम है? विरूपाक्ष द्वितीय। जी हाँ, विरूपाक्ष द्वितीय जो राजा बनता है वो बनता है आपके 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी में, और यहाँ पर आपका संगम वंश खत्म हो जाता है। फिर एक नया वंश आएगा जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम है सालू वंश, और उसके बाद में आएगा तुगल वंश जिसमें अपन कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। तुगल वंश का बहुत बड़ा इतिहास है और परीक्षा में वो सवाल भी पूछा जाता है। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं विरूपाक्ष द्वितीय। जी हाँ, विरूपाक्ष द्वितीय था, वो राजा कब से कहां तक रहा? 1465 से 1485 तक। अब देखिए संगम वंश का ये अंतिम राजा था, मैंने आपको बता दिया कि ये संगम वंश का अंतिम राजा था, और इसे हटाकर या हराकर अपन कह सकते हैं नरसिंह जो था, कहाँ का वंश था ये? कौन से वंश का था? सालू वंश का। कौन राजा था? नरसिंह। तो नरसिंह ने क्या किया?
विरूपाक्ष को हरा दिया। विरूपाक्ष को हराकर जो राजा बन जाता है वो कौन बन जाता है? नरसिंह। और यहाँ पर संगम वंश का जो अंतिम राजा था, आप याद रख सकते हो कि संगम वंश का जो अंतिम राजा था, रुद्र मैंने बताया था, वहाँ पर भद्र के बत बताया था मौर्य वंश में। तो इस सब का आपको अंतिम राजा याद रखना है। तो आप याद रख सकते हैं विरूपाक्ष संगम वंश का क्या था? अंतिम राजा था। और कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय, क्योंकि प्रथम आया था लेकिन वो 3 महीने तक ही राजा रहा था, इसलिए उसके बारे में है ही नहीं आपकी किताब में। तो विरूपाक्ष द्वितीय जो था वो कौन था? संगम वंश का अंतिम राजा था, उसे नरसिंह हरा देता है। तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा संगम वंश बता दिया है। पूरा का पूरा संगम वंश के जो स्थापक थे वो हरिहर बुक्का थे। हरिहर ने 1336 में, ये देखो याद रखना है कि 1336 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर की। जी हाँ, देखो यहाँ पर एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के जस्ट नीचे विजयनगर स्थित है। और उसके बाद में ये जो संगम वंश था इसने पूरे के पूरे राज्य पर क्या कर दिया? अपना हिस्सा बना दिया, पूरा दक्षिण भारत जीत लिया। ठीक है। और अपन मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो हरिहर बुक्का को उठा कर लेकर जाते हैं, वो कहाँ से लेकर जाते हैं? कामपली नगर से। कहाँ से लेकर जाते हैं? कामपली। जी हाँ, कामपली नगर से हरिहर बुक्का को दोनों को उठाकर कहाँ लेकर जाते हैं? दिल्ली लेकर जाते हैं। उसके बाद में उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है और बाद में वापस विद्यारण से शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो हिंदू धर्म अपना देते हैं। तो आज अपन ने पूरा का पूरा संगम वंश पढ़ लिया है। इसका आपका टेस्ट भी होगा। एक बार आप वापस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, या ये वीडियो को 2 बार देखोगे तो भी। वीडियो को डाउनलोड मत करना, 440 स्पीड में देख सकते हो पीसी में, या 360 में भी आप देख सकते हो अगर आराम से। ऐसे भी आपका इतना नेट नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप अपन ने आज संगम वंश के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में अपन सातुल वंश का, तुगल वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है।